वेलकम टू माय शो सर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। जगदीश जी 30-40 साल पहले जी जब पाकिस्तान से आके कपड़े का कारोबार शुरू किया था तो क्या सोचा था इस मुकाम पे पहुंचेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे एक दिन? जगदीश जी, पहला विषय तो मैं यही कहूंगा कि वो पाकिस्तान से नहीं, पश्चिमी पंजाब से आए थे। पाकिस्तान तो उसके बाद की क्रिएशन है। अब ये ठीक है कि जो भी लोग विस्थापित होकर के और यहाँ आए थे, उनकी जैसी स्थिति थी, बहुत सामान्य परिवार के नाते और बड़ा हैंड टू माउथ होकर के मजदूरी के काम शुरू किए, खेती के काम शुरू किए, छोटी छोटी दुकान के काम शुरू किए। हमारा परिवार भी उसी प्रकार का परिवार था, तो बहुत संघर्ष के कारण से हम लोग मानो परिवार के लोगों ने आगे बढ़ाया और पढ़ाई भी बड़े संघर्ष के साथ करनी पड़ी थी। पढ़ाई करने के बाद जब ये विचार आया कि कुछ ना कुछ परिवार को सहायता करनी चाहिए, तो मैंने फिर अपने कपड़े की दुकान बनाई और कपड़े की दुकान बना करके भी ये था कि एक अच्छा एक व्यवस्थित सिस्टम खड़ा हो जाए। संयोग ऐसा हुआ कि 1977 में संघ के प्रवेश के कारण से, क्योंकि इमरजेंसी लगी थी 75 में, उस इमरजेंसी में संघ के बारे में हमको पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में जब जिस प्रकार का वो घटनाक्रम हुआ उसमें से संघ की जानकारी मिली, देशभक्ति संगठन है, संघ की शाखा में जाना शुरू किया, 80 में प्रचारक निकला। तो ये सारा क्रम बहुत बड़ा एक मेरे जीवन का एक बड़ा मोड़ था। देशभक्ति की भावना, अनुशासन और ये सारे विषय मन को छुए और तब जाकर संघ के प्रचारक बनने के बाद फिर आगे संगठन की योजना से जो संगठन ने कहा वैसे मैं करता चला गया। और आज मुझे उन्होंने कहा कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाकर के ये दायित्व निभाना, तो मैं निभा रहा हूँ। तो संघ से सक्रिय राजनीति में कब आए? पहला चुनाव ये कब लड़ा? 1994 में। 1994 तक मैं संघ के ही प्रचार के नाते शाखा का प्रत्यक्ष काम देखता था। 94 में मुझे कहा गया कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते दायित्व देखना है। 2002 तक मैं संगठन मंत्री रहा। 2002 के बाद फिर मैंने मतलब अन्य पूरे देश भर में कुछ काम दायित्व मुझे ऐसे मिले, तो उस नाते से अन्य ने काम करता रहा। 2013 में फिर हरियाणा में लोकसभा का जो चुनाव था 14 में होने वाला था, उसके चुनाव जो समिति थी, चुनाव आयोजन समिति, उस आयोजन समिति का जो मैं चेयरमैन बना और फिर 14 में लोकसभा में हमने अच्छा चुनाव लड़ा। 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई और 14 में ही फिर मुझे कहा गया कि अब आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। हालांकि मैंने कोई भी विचार किया नहीं था कि कौन सी सीट से मैं लड़ सकूंगा, फिर भी अपने मित्रों से, बाकी सब जो हमारे समर्थक थे, शुभचिंतक थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये कुछ सीटें हो सकती हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि करनाल से चुनाव लड़ना है, तो हमने कहा ठीक है, चुनाव से लड़ेंगे। चुनाव लड़े। फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि वहाँ मुख्यमंत्री के नाते से मनोहर लाल एक चेहरा हो सकता है। हालांकि बहुत लोग थे, लेकिन हमारा तो कहना यह था कि जो संगठन तय करेगा वो हम करेंगे। संगठन ने तय किया, मुख्यमंत्री बन गए, जनता की सेवा कर रहे लगातार। अमित शाह से पहली मीटिंग कब हुई, कब मिलना हुआ? वो तो 2013 के समय मिलना जुलना हुआ था। लोकसभा के चुनाव के समय भी वो हमारा मार्गदर्शन करते थे। फिर विधानसभा के चुनाव में जब ये प्रत्यक्ष सारा विषय आया तो उसके बाद तो लगातार ही मिलना जुलना था। तो हाउ यू रेट में स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिस तरह से संघर्ष? बहुत अच्छा। एक जैसे एक लोकप्रिय नेता के नाते सब चीज़ों को साथ लेकर के चलने वाले नरेंद्र मोदी अपने देश के नेता हैं, वैसे स्ट्रेटेजी के नाते हर चुनाव की स्ट्रेटेजी, संगठन का जो एक विस्तार का काम जो अमित शाह जी ने किया है, एक अभूतपूर्व उनका योगदान है। तो आमतौर पे कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी की खोज हैं उस तरह से एज चीफ मिनिस्टर, तो नरेंद्र भाई से पहले मिलना कब हुआ? पहले नरेंद्र भाई से जब हरियाणा के काम उन्होंने संभाला था 1996 में, जब मैं हरियाणा का काम देख रहा था, उनके पास उत्तर भारत के सारे प्रांत थे, जिसमें हरियाणा था, पंजाब था, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, तो ये सारे प्रांतों का जो वो काम देख रहे थे। मेरा पहला परिचय वैसे तो 1991 में जब वो यात्रा पर आए थे, तिरंगा यात्रा जो लेकर के यानी शुरू किया था, तब मैं प्रचारक था हिसार विभाग में। तो लोहारू में जब एंटर हुई यात्रा हरियाणा में, उस समय पहला उनका मेरा परिचय हुआ था, लेकिन वो एक दिन का परिचय था, कोई बड़ा विषय नहीं था। फिर 1996 में जब प्रत्यक्ष हरियाणा के एक प्रकार से संगठन का काम देखने के लिए इंचार्ज बने, तो फिर लगातार उनके साथ संपर्क रहा मेरा। मैंने पढ़ा कहीं कि बहुत दोस्ती थी। एक व्यक्ति तो कर्मयोगी से बन गया प्रधानमंत्री, दूसरा कर्मयोगी से बन गया मुख्यमंत्री। तो सुना स्कूटर के साथ साथ जाते थे, प्रचार करते थे। वो तो जो भी कभी साथ रहना होता था, क्योंकि मेरे पास हरियाणा का काम था, उनके पास उत्तर भारत के चारों प्रांतों का काम था, तो उस काम के नाते से हमारा बहुत अच्छा संयोग से उनका केंद्र पंचकुला में रहा। मेरा केंद्र भी 3 साल पार्टी के नाते से पंचकुला ही रहा। तो स्वाभाविक है मिलना जुलना और संगठन काम करना, तो नाते तो बहुत संबंध हमारे रहे।
खाना वाना बनाते थे साथ। उनका भी शौक था। क्या है कि जब रोहतक कार्यालय में थे तो वो रसोई में सीधे चले जाते थे। एक वहाँ दीपक हमारा जो ऑफिस बॉय लड़का, वो उसको कहते थे क्या बनाया, खिचड़ी ये बनाया कि खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने का भी शौक था उनको, खिचड़ी बनाते थे और अच्छी बढ़िया। राजस्थान जो गुजरात में जिस प्रकार का एक खिचड़ी बनाने का क्रम हमने देखा है बाद में भी, अच्छी बढ़िया और टेस्टी होती थी, तो वो अपने हाथ से भी बना लेते थे। तो बाद में एक पब्लिक सभा में भी जब वो 2014 में निकले तो जिक्र किया उन्होंने दीपक का बकायदा। हाँ, तो वो जज्जर की रैली थी, मुझे ध्यान में है, तो मैंने कहा कि वो दीपक लड़का आपको याद है कि हाँ कहाँ है, मैंने कहा नीचे खड़ा, बुलाओ। तो मंच पर ही उन्होंने गले लगाया। बहुत अभूतपूर्व दृश्य था कि एक यानी रसोई में काम करने वाला बालक उसको प्रधानमंत्री लेवल का जो एक व्यक्ति और उसको अपने गले लगाता है, तो एक बहुत ऐसा जीवन तो उनकी खासियत है, भूलते ही नहीं है नयन भाई अपने लोगों को। ऐसे शिमला गए थे तो वहाँ एक शशिकांत शर्मा है, वो दूसरे पत्रकार हैं, वहाँ गए तो जाके कहा कि माल रोड पे कॉफी शॉप है, पत्रकारों के साथ में बैठता था। तो ये बहुत उनका जो 1-to-1 कनेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब कैसे याद है? बहुत अच्छा, व्यक्तिगत चिंता बहुत करते हैं। जब मुझे कोविड हुआ, तो कोविड जिस दिन हुआ तो उनको जानकारी, अब मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने स्वयं दी या किसने दी, लेकिन जैसे वार्तालाप हुआ उनका कि तुरंत जो डॉक्टर हैं, अच्छे से जो डॉक्टर, उनसे बात करो। और डॉक्टर गुलेरिया को उन्होंने कह दिया, कहीं डॉक्टर गुलेरिया का फोन आ गया कि हमारे चीफ मिनिस्टर को कोविड हो गया। मैंने कहा जी हुआ है, लेकिन आपको कि मुझे प्रधानमंत्री का फोन आया। तो इतनी चिंता वो करते थे और हर दिन पूछना, बाद में लगातार कि इसके जो दुष्परिणाम होते हैं बहुत होते हैं, तो उसको कैसे ध्यान रखना, सावधानी बरतनी है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि आपका जो वेट है वो ज़्यादा है, उसको कम करो। मेरा वास्तव में 93 था मेरा वेट, और मैंने फिर उसी समय इन सब बातों पर ध्यान करना शुरू किया। आज हालांकि मेरा टारगेट तो था 80 पहुंच जाऊं, लेकिन अभी भी 86-87 इसकी घेर में रहता हूँ। इतना केयर करते हैं, पर्सनल टच जो कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि जाटलैंड कहा जाता है हरियाणा, नॉन जाट चीफ मिनिस्टर इतना सक्सेसफुल, 8 साल हो गए, 5 साल और की तैयारी हो रही है, ये कैसे सक्सेस संभव कैसे हुआ जाटलैंड में नॉन जाट? देखिए, हमारे यहाँ देश की राजनीति में ये जातिवाद शुरू में कांग्रेस के समय खास करके बहुत हावी हो गया, और हरियाणा में नहीं, मैं जहाँ तक देखता हूँ और प्रदेशों में भी ये जातिवाद का जो सिलसिला है राजनीति में घुसता चला गया, होता चला गया। जो प्रभावी जातियाँ थी उन्होंने सामान्य व्यक्तियों को, सामान्य जातियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को आगे आने नहीं दिया। 1 या 2 जातियों के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं इस बात का श्रेय देता हूं कि उन्होंने देश के समाज को, खास करके जो जिसकी कुछ ज़रूरत है, नीडफुल सोसाइटी जो है, उसके लिए जो काम करने शुरू किए और जातिवाद से ऊपर उठ करके जब काम किए, उसमें से आम जनता, साधारण जनता बड़ी प्रभावित हुई। और प्रभावित हुई तो जो खास करके जो प्रभावी जातियों का एक अपनी राजनीति को, जिसको है ना प्रभाव पूर्वक दबा के रखने की चीज़ें होती थी, उससे जागृति मिली लोगों को कि नहीं, हमें अपना जो कोई ऐसा मुखिया चाहिए, कोई अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए। चलो पहली बार तो मेरा नहीं पता था कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन अल्टीमेटली दूसरी बार तो लोगों को पता ही था। तो दूसरी बार भी हरियाणा में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, यानी पहले हम 34% पर थे, तो दूसरी बार हमको 37% वोट मिला। सीटें कम हुई अलग बात है, लेकिन हरियाणा की जनता लगातार उस विषय को आगे बढ़ाती रही, तो आज भी हमको प्यार पूरा मिलता है। हम भी कोई परवाह नहीं करते किसी बात की जातिगत तरीके से हमने किसी को लाभ पहुंचाना है या दूर करना है, चाहे वो जाट हो, चाहे नॉन जाट हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे बनिया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, चाहे कोई भी जाति हो। शेड्यूल कास्ट भी आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग जो साथ जुड़ करके आए हैं। उनको लगता है कि इस शासन में, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का शासन हो, चाहे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमें अब न्याय मिलेगा, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेगा। वरना तो लोग कहते हैं कि भी ऐसे ऐसे लोग थे जो बाजू मरोड़ लोगों से उनको साथ धक्का करते थे, लेकिन आज सबको लगता है कि नहीं, हमारे खिलाफ कोई बात ऐसी होती नहीं तो लोग साथ लगते। तो क्या लगता है तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं अगले साल? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये निर्णय जनता ने करना है, हम कोई जबरदस्ती तो किसी चीज़ की करते नहीं है। दूसरा, हम जनता हित में काम इतना करते हैं कि विश्वास हमको पूरा है कि जनता हमको क्यों नकारेगी, जनता हमारा राज लाएगी ही। क्योंकि जनता ने अगर कोई बात देखनी है तो वो जनता ने अपने हित के लिए देखनी है, और हमें भी जनता हित के लिए देखनी है। हमारा अपना व्यक्तिगत हित तो है नहीं कोई। यहाँ तो सेवा का संकल्प लेकर के शासन शुरू किया था। वो ना तो हम नेता हैं, ना हम पार्टी हैं, कि जो शासन को भोगते थे, राज को भोगते थे।
हम राज को भोगने के लिए नहीं आए। बहुत बढ़िया। राज भी सत्ता यानी सेवा का एक साधन हो सकता है, वो एस्टेब्लिश किया है मोदी जी ने भी, हमने भी। वरना तो जब राजनेता के बारे में पूछा जाता था लोगों को, तो लोग जो कमेंट करते थे, कई बार तो राजनेताओं को भी, जो अच्छा व्यक्ति होता था उसको इस बात से पीड़ा होती थी कि मेरे बारे में ये सोचते हैं। मोदी जी को आप जैसे ही किसी एक सज्जन ने पूछा होगा कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं जिसको आपको ठीक करना होगा, वो कहने लगे जी मेरे से अगर पूछो तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो मेरी बिरादरी है यानी नेताओं की बिरादरी, उसकी छवि उसको ठीक करना है। वाह, बहुत बढ़िया। यानी क्या उन्होंने कमेंट किया कि राजनेताओं की छवि क्या है, नेता है माने ये चोर होगा, डाकू होगा, ये होगा, वो होगा, सब भ्रष्टाचारी होगा, सब कुछ करा, नेता की छवि थी। आज अच्छे व्यक्तियों की हिम्मत हो रही है कि नहीं, हमको भी देश के शासन में भागीदारी करनी है। ये मोदी जी के आने के बाद ही एक पिक्चर बदली है और काफी कामयाब हुए नरेंद्र मोदी पार्टी के लोगों की छवि ठीक करने में। हाँ, उस लक्ष्य को उन्होंने बहुत हासिल किया बहुत लेवल तक। आज लोग कहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई चाहत नहीं है, देश और समाज। प्रदेशों के नेता तो प्रदेश को आगे रखते हैं, देश के नेता तो देश को आगे रखते हैं, चाहे फिर वो मोदी जी हों, योगी जी हों, यही हाल मनोहर लाल। तो चुनाव जो लड़ेंगे तो अपने बूते बहुमत लाएंगे या लगता है दुष्यंत चौटाला, इनेलो ये सब परिस्थितियां होती हैं। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि बहुमत बनाने के बाद भी बहुत लोग साथ चलते हैं। साथ चल के शासन करना वो भी एक प्रकार है देश में, अकेले चलना वो भी एक प्रकार है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र के नाते से अलग अलग पार्टियों का एक बना हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में पार्टियां हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में पार्टियां, ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक पार्टी शासन करती है तो बाकी सारी विरोध में हो जाती हैं। शासन करने वाली पार्टियां भी, जो एक सत्ताधारी पार्टी होती है वो भी, जो समविचार लोग होते हैं जिनके साथ विचार मिलते हैं उनको साथ लेकर चलते ही हैं। अब एनडीए के अंदर आज हमारा पूर्ण बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का, फिर भी एनडीए में तो पार्टियां साथ है ही हैं। जब 1987 में हरियाणा में चौधरी देवलाल जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था, 80 सीटें जीती थी कॉम्बिनेशन में, और उसमें हमारी तो 18 ही थी। 62 तो चौधरी देवलाल जी की अपनी थी, बहुमत 45 का चाहिए था, फिर भी इकट्ठे मिलकर चले थे 91 तक। कैसे थे देवीलाल जी एज ए लीडर? देखिए, मेरा बहुत संबंध व्यक्तिगत तुमसे नहीं आया, लेकिन आज जो हम उस समय की बातें सुनते हैं, अनुभव करते हैं, तो एक अच्छा उनका काम करने का तरीका था। सबको लेके साथ चलते थे, किसान के हितैषी थे और गठबंधन धर्म को भी अच्छी प्रकार से वो निभाते थे। आपने तो बंसीलाल और चौटाला के साथ भी काम किया है। चौटाला जी को तो हमने कभी उनकी सरकार में शामिल नहीं हुए, कभी भी हमेशा बाहर से सपोर्ट किया। और बाहर से सपोर्ट करने का एक कारण हमेशा यही रहता है कि जो भी कोई देश हित में, समाज हित में या प्रदेश हित में नहीं है, उसको दूर रखा जाए। और वो सबसे ज्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के ऊपर होता है कि कांग्रेस को अगर दूर रखना है तो हमें कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहिए। उस कॉम्बिनेशन में ये जो हमारा गठबंधन, चौधरी देवलाल जी का परिवार और भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ, हम सब मिलकर के अलग से चलते थे और कांग्रेस अलग चलती थी। वो उस समय भी था, आज भी है, वो सारे देश भर में भी, हरियाणा में भी है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है अभी के, दुष्यंत की पार्टी अलग चली गई जिला परिषद चुनाव में, पंचायत में, तो आगे क्या पूरा भरोसा साथ लड़ेंगे? नहीं, अलग चली गई ऐसा नहीं है। इतना ही था कि हमने इस बार जिला परिषद के चुनाव या पंचायतों के चुनाव उसमें जिला इकाइयों के ऊपर छोड़ा था। नॉन पॉलिटिकल लेवल, नॉन पार्टी लेवल पे लड़ा, जिला इकाइयों पर छोड़ा था। ऐसा नहीं कि पार्टी लेवल पर नहीं लड़े, पार्टी लेवल पर भारतीय जनता पार्टी भी लड़ी, पार्टी लेवल पर जेजेपी भी लड़ी, लेकिन निर्णय करने का काम हमने जिला के जो हमारी टीमें थी उनको दे दिया। अभी आप जहाँ के समझौता कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते हो आमने सामने लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़ने के बाद भी जब ये विषय आया कि हमको चेयरमैन बनाने हैं, तो बहुत जगह हमने समझौते में मिलकर के चेयरमैन बनाए हैं। कहीं हमारा चेयरमैन उनका वाइस चेयरमैन है, कहीं उनका चेयरमैन हमारा वाइस चेयरमैन है। कुल मिलाकर के 17 और 3 20 जगह पर दोनों दलों के और चेयरमैन है। 17 भारतीय जनता पार्टी के, 3 उनके हैं, फिर तो ठीक। 20 हैं। 2 ही ऐसे हैं, एक में इनेलो उन्होंने अपना चेयरमैन बनाया, एक पर कांग्रेस ने बनाया, तो सिर्फ 2 बाहर है, बाकी तो गठबंधन के साथ 20 चेयरमैन हमारे हैं।
तो कोई मेजर थ्रेट नहीं है। कांग्रेस की बात करते हैं तो ये राहुल गांधी की यात्रा का कोई इम्पैक्ट है हरियाणा में लगा? हरियाणा में कोई इम्पैक्ट नहीं है। रूटीन में जैसे किसी एक नेता के लिए लोग आते हैं, कुछ तो देखने वाले आते हैं। हाँ, उनके कार्यकर्ता तो वही हैं, वो कार्यकर्ता साथ हुए तो कोई 10-20 हजार लोग कहीं किसी एक मूवमेंट में चलते हैं तो वो कोई बड़ा थ्रेट नहीं है हमारे। तो हुडा फैक्टर से कोई थ्रेट इस बार? नहीं, कोई थ्रेट नहीं है। और ये तो अपने बोझ के नीचे ही दब जाएंगे। इनका जिस प्रकार का सारा सिलसिला चल रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप पार्टी का कोई चांस आने का? कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई चांस नहीं। वो मुस्लिम पार्टी ओवैसी की है, उसका कोई चांस ऐसा लगता नहीं, है? यहाँ तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। नहीं लगता है। यहाँ तो हमारे बल्कि मेवात ही एक मेवात ऐसा वगैरह क्षेत्र एरिया में। है जिसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं। अब वो अलग अलग समय अलग अलग उनका करेक्टर रहा है। जब हम पहली बार सरकार में थे उस समय वो तीनों सीटें इनेलो ग्रुप के साथ थी। एक इंडिपेंडेंट थे, 2 इनेलो के थे। उसके बाद तीनों ही कांग्रेस के पास आ गई। अभी इस बात स्थिति है कि वहां का जिला परिषद का चेयरमैन वो बीजेपी का बन गया। पहली बार मेवात में ये सक्सेस हमको मिली है कि जिला परिषद का चेयरमैन वहां के जो पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए आके। 17 पार्षद हमारे साथ हैं जिला परिषद के। आपके साथ हैं। अभी पंजाब में आपने देखा खालिस्तान मूवमेंट जरा फिर से सिर उठा रहा है, ये गंभीर है क्या? आपको लगता है राष्ट्रपति शासन की ओर बहुत बढ़ गंभीर रहा है। स्टेट? वास्तव में ये गंभीरता की ओर सबको ध्यान देना चाहिए। और हरियाणा तो सतर्क ही है, केंद्र सरकार भी अपने आप में पूरा सतर्कता बरते हुई है। और वहाँ पंजाब में भी लोगों को जरूर सोचना चाहिए। पंजाब में मुझे लगता है कि एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। असमंजस यानी कांग्रेस भी वहाँ पीछे हट गई, अकाली दल को भी लोगों ने पसंद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का उतना बेस उस समय पहले था नहीं जब ये पिछले चुनाव हुए। तो अचानक से जैसे होता ना कि लोगों को कुछ बदल चाहिए तो कुछ ना कुछ आगे चाहिए, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को बना दिया। लेकिन आम आदमी के बनाने के तुरंत बाद जनता को समझ में आ गया कि ये मामला कुछ और ही है, गड़बड़ है। जो इस प्रकार की मुफ्त चीज़ें बांटने का, रेवड़ियाँ बांटने के जो नारे दिए, या वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक जिस ढंग से लेकर चलना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ लेके नहीं चले। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमेशा किसी सरकार को चलाना तो उसको एक जुट बांध करके और उनके हिसाब से, और पॉलिटिकल पार्टी जो होती है सरकार बना ली है उसका सामंजस्य करके करना चाहिए। कभी भी हम ब्यूरोक्रेसी या प्रशासन के विरोध में जा करके और कुछ चीज़ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने उनका भी दूरी आपस में बनी है, लेकिन कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। स्थिति यानी परिणाम क्या हुआ कि जिस सीट से भगवंत मान खुद सांसद थे, मात्र 3 या 4 महीने के अंदर चुनाव हो गया क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो स्वाभाविक वहाँ सीट खाली करनी थी, वो सीट खाली हुई और उसके बाद वो सीट हार गए। आम आदमी पार्टी मान जीत नहीं पाई, शायद सिमरनजीत सिंह मान वो जीते। तो ये बड़ी एक जनता के अंदर किस प्रकार की एक स्थिति बन गई तुरंत 3-4 महीने में। कुछ लोगों का कहना है कि पंजाब ऐसे ही चलता रहा तो फिर राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए, इस विषय पर मैं कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि केंद्र सरकार, केंद्रीय जो हमारा गृह मंत्रालय वो उन चीजों पर पूरे पर ध्यान रखी हुई है। लेकिन चीज बहुत चिंताजनक है। और चिंताजनक विषय पर कैसे काबू किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर तो प्रदेश सरकार उसमें मनोबल अपना दिखाएगी और दृढ़ शक्ति दिखा के कंट्रोल करना चाहेगी तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी उनको सहायता करेगी, क्योंकि ये विषय पार्टियों का नहीं है। ये विषय प्रदेश के अंदर शांति स्थापित करने का है। और अगर प्रदेश सरकार विफल होती है तो फिर केंद्र सरकार सोचेगी। आपके चारों तरफ जो है दूसरी पार्टियों की सरकार है, दिल्ली है, पंजाब है, आसपास ये सारा जो है, तो इनसे कोई आपको कोई डिफिकल्टी है, इनके साथ तालमेल में कोई? नहीं, देखिए, जहाँ पड़ोस के धर्म का निभाने का विषय होता है हम सबसे बात कर लेते हैं, चाहे वो इवन पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी जब मेरी बात होती है, खास करके ये जो प्रदूषण को मुक्त किया जाए, पर्यावरण को ठीक किया जाए, पानी के विषय हैं, तो ऐसे 2-3 विषय हमारे दिल्ली सरकार के साथ भी हैं। तो बात करते हैं खुल के, हम अपनी बात रखते हैं, उनके साथ बात रखी जाती है। जहाँ कहीं एक दिशा में चलने का निर्णय होता तो चलते हैं, जहाँ विवाद होता है तो विवाद की बात भी हम खुल के करते हैं। अब पंजाब से SYL का विषय हमारा विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ पहुंची हुई है। हमने 3 राउंड बातचीत के भी किए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। उस बातचीत में नहीं सफलता मिली कोई सहमत होने की। गजेंद्र सिंह शेखावत आए थे ना, कोई सक्सेस नहीं हुआ, कुछ ऐसा सक्सेस नहीं, उसमें नहीं हुआ। और तो यही है ना कि कोर्ट ने कहा कि आप कोई SYL बनाने का रास्ता बना लें,
तो रास्ता एसवाइल बनाने का क्या, वो तो उस एसवाइल को बनाने के प्रश्न पर तो आते ही नहीं है। वो कहते हैं हम पानी ही नहीं देंगे, हालांकि एक ट्रिब्यूनल का काम है पानी का फैसला करना। ये एसवाइल बनाने का विषय अलग है, पानी कितना मिलेगा वो एक ट्रिब्यूनल का विषय है। वो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उस पर अपनी बात सब रखेंगे। जो पिछला समझौता है उसको लागू करना, उसमें कम ज्यादा करना, ये उनका काम है। वो आवश्यकता के हिसाब से भी करते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी करते हैं। तो आज आवश्यकता तो बढ़ती जा रही है। इवन दिल्ली की आवश्यकता पीने के पानी की लगातार बढ़ रही है, और वो हमारे ऊपर प्रेशर आता है हरियाणा पर। हम उसमें भी कहते हैं कि भी केवल हरियाणा की अपनी भी आबादी, गुड़गांव की, फरीदाबाद की, सोनीपत की बढ़ रही है, तो एनसीआर में पानी की खपत पीने की बढ़ रही है। हमारे पास पानी जितना आता है वो सीमित स्रोत है, बल्कि देखा जाए तो हरियाणा का अपना स्रोत तो कोई है ही नहीं। अगर यमुना है तो भी उत्तर प्रदेश के साथ हमारा बंटवारा होता है, उसमें दिल्ली का हिस्सा है। ऐसे ही बाकी सब पंजाब के अंदर नदियां चलती हैं, हरियाणा में तो एक भी नदी नहीं आती है। हमको तो सबसे समझौता करके उसमें जो पानी लेना है वही लेना है। अभी आपने कहा कि पड़ोसी मुख्यमंत्रियों से बातचीत होती रहती है। राजस्थान में भी भिवानी का किस्सा हो गया था, गोरक्षकों वाला कुछ, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट? वही हमारी बातचीत हुई तो एक ही लाइन हमारी थी कि भाई दोषी जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो दोषी चाहे जो मर गए हैं वो होंगे, और चाहे जिन्होंने मारा होगा वो होंगे, क्योंकि करेक्टर में तो आखिर जो मर गया उसका भी तो कोई एक करेक्टर होता ही है। अब मरने के बाद ऐसा नहीं है कि भी उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो उसकी पूर्व की भूमिका होती है, जिसको मारा गया, एक क्लैश टाइप ऐसा था कि जिसमें से जिन्होंने मारा है उन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लेके मारा है। तो दोनों के बारे में विचार करना पड़ेगा, और विचार करके और आगे स्थिति इस प्रकार की न आए, इस पर तो सहमति है। हाँ, तो राजस्थान पुलिस अरेस्ट करने जाएगी और कानूनी है तो फिर वो कानून लॉ ऑफ द लैंड विल कानून टेक इट्स कोर्स, जिसे कहते हैं और विकास। उन्होंने किए भी हैं, कुछ लोग अरेस्ट किए हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने कुछ अरेस्ट किए हैं। हाँ, किए हैं। तो उसमें कोई कन्फ्रंटेशन, कोई इस तरह कोई इशू नहीं है। शांति बहाली रहे तो हमने हाँ, भी अपने यहाँ लोगों को सब समझाया कि शांति बनाकर रखो। पीस कमेटी नू की है, वहाँ की मीटिंग हमने कराई कि भी आपसे विवाद ना करें। घटना विशेष हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उस घटना विशेष में किसका दोष था उसी के ऊपर रहना चाहिए। सही है। एक छोटी सी बात और चलती है, आपके खेल मंत्री का कोई झगड़ा चलता रहता है, तो फैसला हो गया, नहीं हटा रहे हैं फिर उसको? देखिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा देना ये उसको दोषी सिद्ध नहीं करता। हाँ, ठीक है। मानो कल को अगर ये कानून बन जाए कि किसी के खिलाफ आरोप लगते ही उसको हटा दो, तो मेरा ख्याल सबसे पहले तो सारी विधानसभा और लोकसभा सब खाली हो जाएगी। यू आर राइट। रातों रात शुरू कर देंगे, फिर आपके हमारे ऊपर भी सब लोग लगाएंगे, फिर यहाँ हम भी बैठे हुए नहीं मिलेंगे। तो शिकायत करके एफआईआर कराना ये दोष सिद्ध करने वाली बात नहीं है। कमेटी बनाई कोई शायद? नहीं, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। वो हरियाणा का उसमें रोल भी नहीं है। अच्छा, वही लोग कर रहे हैं। चंडीगढ़ की पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इन्वेस्टिगेशन करने का स्वाभाविक है वो कोर्ट के अंदर चालान पेश करेंगे। अगर कोर्ट यानी दोषी सिद्ध करता है तब कोई बात आएगी। उससे पहले इतनी सावधानी जरूर बरती हमने, जो कि विषय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का है, इसलिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमने वापस ले लिया संदीप सिंह से। कल को ये ना कोई कह दे कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने जांच को प्रभावित किया, लेकिन मिनिस्टर तो हैं और रहेंगे। आपकी ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करती है आपको? आप सेटिस्फाइड हैं? ब्यूरोक्रेसी जिसकी सरकार आए और मुख्यमंत्री यानी जो मुखिया होगा सरकार का वो चलाने वाला ठीक हो, तो ब्यूरोक्रेसी पूरा सपोर्ट करती है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो मैंने उन्हीं को एक बार एक कहानी सुनाई, और बहुत खिल के ऐसे लोग कि एक राजा थे। वो राजा को एक दिन सब्जी बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने अपने मंत्री को ऐसे किस्सा सुनाया भी आज खाने में बड़ा मजा आ गया, सब्जी अच्छी थी। कि साहब सब्जी किस चीज की थी? कि बैंगन की थी। कहले बैंगन तो साहब ऐसे ही बैंगन कहते हैं, बैंगन तो बहुगुण है, बहुत गुण होते हैं, चमकदार होता है, भरता अच्छा बनता है, ये है, टोपी होती है, ताज होता है, सब होता है। 7 दिन के बाद राजा ने कहा कि अपने मंत्री को कि भाई आज तो पेट में गड़बड़ हो रही है क्या, कि कुछ खाने में गड़बड़ हुई या क्या, पेट में दर्द सा हो रहा है, मुझे तो दस्त लग गए। कि साहब सब्जी क्या थी? सब्जी तो बैंगन की थी। कहने लगे साहब बैंगन भी कोई सब्जी होती है? बैंगन का नाम तो ऐसे ही बैंगन है, बैंगन का नाम तो बेगुण होना चाहिए। क्या देखो, बैंगन लंबा काला होता है, फिर वो काना होता है, फिर ये होता है, वो होता है। तो राजा ने कहा कि भी ये बताओ तुम्हारी 7 दिन पहले वाली बात ठीक थी कि आज वाली ठीक है? कहने साहब दोनों ठीक है। ये कैसे हो सकता है? कि देखो साहब मैंने नौकरी आपकी करनी है, बैंगन की थोड़ी करनी है।
तो ब्यूरोक्रेसी तो सही है, सत्ता के साथ और कुर्सी के साथ सभी राज्यों में यही स्थिति है। That's it। एक आपके पुराने अफसर हुआ करते थे राजेश खुल्लर, वो शायद वापस आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, आने वाले हैं। 2 साल पूरे हो गए उनके वहाँ, तो वो अब अगले कुछ दिन बाद वापस आए। हाँ, एक और अच्छा अफसर जुड़ जाएगा आपकी टीम हमारे में। यहाँ आईएएस ऑफिसर जो सीनियर थे काफी रिटायर हुए पिछले साल में, 7 आईएएस जो सीनियर लोग हैं। अच्छा। अब एकदम जो एसीएस लेवल के 7 ऑफिसर रिटायर हो जाए, अब रिटायर तो उनके जन्मदिन के हिसाब से रिटायरमेंट होनी है, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए एक साथ रिटायर हुए, अब ये वापस आएंगे। कुछ हम नीचे से कुछ और प्रमोशन होनी है, तो वो गैप थोड़ा। नहीं, वैसे आपके अफसर अच्छे हैं। चीफ सेक्रेटरी आपका ये अमित अग्रवाल है, लो प्रोफाइल लोग हैं ये, इधर ये अमित है मीडिया में, मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। हमने अपने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी को अपने साथ चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बनाया हुआ है। अच्छा। DSDC, ताकि कुछ कामों में हाँ, बिल्कुल उनका अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। अब 8 साल हो गए आपको, इतना अच्छा आपने किया, क्या मेजर अचीवमेंट आप मानते हैं इस 8 साल का डेवलपमेंट फ्रंट पे? जैसे देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जो भी सरकार के काम है, प्रदेश सरकार के, उसमें से किसी काम को अछूता नहीं छोड़ते हैं। वरना तो सरकारें क्या होती हैं, कुछ चीजों में तो आगे निकल जाते हैं और कुछ चीजों में बहुत पीछे छोड़ देते हैं, तो अनइक्वल डेवलपमेंट, इसका एक बहुत बड़ा एक समस्या प्रदेशों में आती है। हमने वो नहीं आने दी। क्षेत्रीय संतुलन जो है, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। क्षेत्र कोई भी ऐसा नहीं है छूता नहीं रहेगा, कोई समाज का वर्ग है छूता नहीं रहेगा, सम्यक विकास करेंगे। किसी को, हाँ, अगर कहीं थोड़ा बहुत हमें कोई भेदभाव शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, भेदभाव करना भी होगा तो उसी का करेंगे जो पीछे रह गया, उसको आगे लाने के उसको आगे लाने के लिए। इसको अंत्योदय की कंसेप्ट कहते हैं। तो चुनाव घोषणा पत्र कितना हो गया लागू आपके हिसाब से? अभी हमारा घोषणा पत्र तो एकदम एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता सकता, लेकिन जितना रनिंग काम है वो हमारा कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आने वाले दिनों में पूरा नहीं होगा। हमने तो अपने जो बजट की घोषणाएं हैं उसको भी मॉनिटर करते हैं। अच्छा। पिछले साल की जो बजट था लगभग 80% पूरा हुआ, 20 बचा होगा। इस बार की जो घोषणाएं हमने की हैं, इसकी भी मैं बहुत जल्दी सेक्रेटरीज को बुला करके, मंत्रियों को बैठा करके सब बात करने वाला हूँ कि अप्रैल 1 ऑनवर्ड अपना काम शुरू कर दें, ताकि अगला साल तो हमारा ऐसा है कि इससे पहले हमको काम पूरे करने भी चाहिए, क्योंकि 24 में फिर चुनाव भी आएगा। तो हम कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो अगली टर्म में हम पूरा ना, इस टर्म का पूरा ना करके छोड़ के अगली टर्म में करें। इस टर्म के सारे काम इस टर्म में होंगे, अगले टर्म में अगले साल से फिर शुरू करेंगे। कोरोना में बड़ा अच्छा काम हुआ आपके, बड़ी तारीफ सुनी थी कोरोना मैंने। में 2 साल हमारे खराब तो जरूर हुए, नहीं, काम कहते हैं हरियाणा में, लेकिन हमने उस चैलेंज को, राजस्थान के साथ साथ उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में भी उपयोग किया। हम जितने भी अपने सिस्टम को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले गए हैं, ऑनलाइन ले गए हैं, टेक्नोलॉजी में मजबूत करना था, वो हमने उस समय का पूरा उपयोग किया। और खास करके हमारे यहाँ जो परिवार पहचान पत्र की कंसेप्ट लागू की थी हमने 3 साल पहले, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 2 साल में हमने काम किया। और हमारे आईटी में विशेषज्ञ जितने भी अधिकारी हैं वो भी इस पर खूब लगे। और आज ये परिवार पहचान पत्र, मैं कहता हूँ, जो अगर आपने कहा कि कौन सी एक विशेष बात की है, उसमें अगला विषय ये है कि हमने जनता की सेवा करने के लिए ये जो परिवार पहचान पत्र का टूल बनाया है, ये बहुत बड़ा उपयोगी टूल है। आज हर परिवार की हमको जानकारी है, किस परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, इनकम क्या है, क्या उनकी आर्थिक आधार कार्ड सारा, हाँ, और कौन सी उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, तो वो सारी चीजें उसमें से निकालते हैं। और कुछ लोग गलत जानकारियां देते हैं, वो भी हम चेक करते हैं फटाफट, उसके हिसाब से योजनाएं बनाते हैं। क्योंकि देखिए, समाज में बहुत तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो चीज़ों को छुपा करके सरकारी लाभ लेने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो सारी चीज़ें चेक हो गई हैं। अभी हमने पिछले जनवरी में, ये जो जनवरी गया है पिछला महीना, 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए और साथ ही 9 लाख राशन कार्ड काट भी दिए। बहुत इसका चर्चा हुई कि अरे क्यों काट रहे हैं, मैंने कहा ऐसा नहीं है, आखिर ये नहीं काटेंगे तो 12 लाख को बना नहीं पाएंगे। जो डिजर्व करते हैं उनको बनाना है, तो जो डिजर्व नहीं करते हैं उनके काटने पड़ेंगे। उसमें 3 लाख लोग ऐसे निकले जो इनकम टैक्स पे ही हैं, 80,000 लोग ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं और बीपीएल का राशन ले रहे हैं, रिटायर्ड पेंशनर। कितनी बड़ी बात है। मैं आपको इसका इम्पैक्ट बताता हूँ, आपकी इस राशन कार्ड की वेरिफिकेशन का जो है। मैं भी फ्लाइट से आया तो एक आदमी साथ बैठा हुआ था, तो ऐसे रेस्लर लंबा चौड़ा, मैंने कहा कहाँ के हो, हरियाणा का हूँ।
कहाँ के झज्जर का हूँ। तो ऐसे मेरे मन में मैंने कैसे चल लिया हरियाणा सरकार। तो उसने 2 बातें कही। उसने कहा अच्छी बात तो ये है कि राशन कार्ड पहले एमएलए सरपंच कहने से बन जाते थे, अब क्या ऑनलाइन बनते हैं, आधार कार्ड के आधार पे बनते हैं, तो बहुत अच्छा काम हो गया। तो मैंने कहा भी और शिकायत की बात, बोले मेरी सड़कें जरा ठीक नहीं वहाँ पे। ये ठीक बात है। तो वो आप अभी इशू था अपना आधार कार्ड का, राशन का, वो तो गजब काम हुआ है, इसलिए 3 लाख कैंसिल हो गए, वो फर्जी थे। उसके बाद कुछ लोगों ने, देखिए ये एक मैनुअल काम जब करते हैं या टेक्नोलॉजी का भी हो, कुछ शिकायतें भी रह जाती हैं। तो हमने फिर शिकायतें इनवाइट की। तो जो शिकायतें इनवाइट की हैं उसमें से जनवरी और फरवरी के महीने में मैं समझता हूं कि सब शिकायतों का निपटारा हो जाएगा सारा जो है, क्योंकि शिकायत स्वाभाविक है कि किसी का गलत कट गया। और कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो इनकम के आधार पर नहीं होते थे, दूसरे पैरामीटर है। एक पैरामीटर हमने रखा कि जिस किसान ने 4 लाख रुपए की फसल बेची है, हम मानेंगे कि उसकी इनकम 1 लाख से ज्यादा हो गई। अब इसमें शिकायतें आई, साहब मैंने तो उस 4 लाख में से जमीन तो मेरी अपनी थी नहीं, ठेके पर जमीन ली थी, उसमें 1 लाख उसमें चला गया। तब हमें ध्यान में आया कि हाँ ये 2 वर्ग अलग अलग है, जिनकी अपनी जमीन है, जिन्होंने ठेके पर ली है। तो हमको 2 पैरामीटर अलग अलग करने पड़ेंगे। ये गलती हमारी हुई, अब उसको कर रहे हैं कि आपकी अपनी जमीन कितनी थी 4 लाख बेचने वाले की, और आपने ठेके पर कितने ली, दोनों का एक डिफरेंस डाल देंगे, ठीक निकल के आ जाएगा। तो किसानों से क्या पटरी बैठ नहीं रही कि कभी तो आंदोलन कर रहे हैं कि मुकदमे वापस लो किसान आंदोलन के, कभी कहते हैं गन्ने का भाव बढ़ाओ, क्या रेपो बैठने आगे? नहीं, पूरी अच्छी रेपो बैठती है, लेकिन किसानों में भी अपने अपने कुछ ऐसी यूनियंस बनी हुई हैं जिनके कुछ के तो पॉलिटिकल मोटिव है। वो लोगों थोड़ा उकसाते रहते हैं। और हमारा किसान जो है वो शुरू से ही इस नाते से एक आंदोलन करने में अग्रणी भूमिका रख के और कुछ न कुछ बात लेके चलता है। और कभी भी कोई बात होगी अपना धरना देना, मनवाना, ये करना वो करना, हालांकि हमारे सब जगह लोग जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लोग भी आते हैं, उनको समझाते हैं देखिए जो हक है अधिकार है पूरा मिलेगा, लेकिन जो आपका अधिकार और हक नहीं है, दूसरे का हक है, उसके लिए नहीं लड़ना चाहिए, नहीं खड़े होना चाहिए। फिर भी किसान एक ऐसा वर्ग है, उसकी सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि किसान का व्यवसाय ऐसा है, वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा रिस्की जोन में है। किसान का सारा कुछ जो उसका धंधा, काम, बिजनेस, उसकी संपत्ति, वो सब प्रकृति के छत के नीचे है। कब खराब हो जाए, कब वर्षा आ जाए, कब ओला पड़ जाए, कब कोई आपत्ति आ जाए, सबसे ज्यादा मार किसान को पड़ती है। तो किसान को हम कहते हैं भी आपकी सुरक्षा ये जरूरी है, हम करेंगे। आपको फसल का दाम ये पूरा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हर फसल के, कांग्रेस के लोग तो क्या करते थे, फसल बिक गई उसके बाद अनाउंस करते थे कि एमएसपी ये होगा। और हम ये कहते हैं कि किसान जब फसल बुआई करे कम से कम उस समय या उससे पहले बताओ, ताकि उसको एक अवसर मिले कि मुझे गेहूं का भाव ये मिलना है, धान का ये मिलना है, मेरी मर्जी है, मैं गेहूं बोता हूं या कोई और फसल बोता हूं जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा वो बोऊंगा, या मेरी फसल, मेरी जमीन किस चीज के काबिल है वो बोऊंगा मैं। तो किसान को स्वतंत्रता मिले बोने की, और फिर उसको जो घोषणा हो गई एमएसपी की उसको सुनिश्चित मिले। हरियाणा एकमात्र स्टेट है 14 फसलों की एमएसपी पर हम खरीद कर रहे हैं। अच्छा, उसमें जिस किसी की खरीद नहीं कर सकते तो उसके लिए हमने भावांतर भरपाई की योजना बनाई है। मसलन बाजरा है, एमएसपी पिछले बार 2200 समथिंग था, तो हम नहीं खरीद पाए, बाजार में रेट बहुत कम था, तो हमने 600 रुपया पर क्विंटल एक एवरेज मान करके एकड़ की वो किसान के खाते में पैसा भेज दिया सीधा, किसान खुश हो गया। अब इस बार भी हमने 4000 समथिंग इसी नए बजट में? नहीं, पिछली बार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ये तो तब निर्णय करते हैं कि जब फसल बाजार में आती है, अगर हमारी खरीदने की कैपेसिटी है तो हम खरीदेंगे। बाजरा खरीदने में यह है कि वो एफसीआई नहीं लेती, वो स्टेट को खरीदना पड़ता है। अब स्टेट तो उतना ही लेगी जितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ज्यादा बाजरा मार्केट में बिकता है तो उसको जो भावांतर है, बाजार भाव और एमएसपी, उसका डिफरेंस दे देते हैं, किसान खुश हो जाता है। तो ये नया बजट आप लाए, पॉपुलर बजट, उसमें किसान और एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या रखा? देखिए इसमें सबसे पहले तो मैंने इसकी पानी की चिंता की है कि जहाँ पानी उसको नहीं मिलता वो पानी उसको दिया जाए। खास करके पानी जहाँ बहुत गहरा चला गया, पानी की रिचार्जिंग हो, जहाँ वाटर लॉगिंग है वो जमीन को ठीक किया जाए। और साथ में जो उसके लिए जो नए नए विधाएं आ गई हैं, हमने जो एक्सेलेंस सेंटर्स खोले हैं उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं। इसके साथ जो किसान खेती के अलावा जितने भी व्यापार हैं उसके लिए अलग से सब्सिडी दे रहे हैं। डेयरी पालन है, मधुमक्खी पालन है, प्रोग्रेसिव खेती करने वाले किसानों को आगे बढ़ा रहे हैं। मंडी का जो सारा सिस्टम है वो हमारा पहले ही देश में बहुत बढ़िया,
उसमें कोई कमी ना आ जाए उसको हम पूरा करते हैं। तो किसान को जो खेती के लिए नहरें, नाले और खाले जो चाहिए, उस खाले को पक्का करने के लिए मैंने घोषणा कर दी कि इस साल में जो भी उसके 15 साल के पुराने खाले हैं या 20 साल के पुराने खाले हैं, तो जहां जहां टूट फूट हो गई है उसकी मरम्मत भी कराएंगे, नए भी बनाएंगे। तो किसान को जिन चीजों की आवश्यकता है वो पानी की सप्लाई की, पावर में एक सावधानी बरती है कि जहाँ पानी 100 फुट से ज्यादा गहरा हो गया है वहाँ हम माइक्रो इरिगेशन के लिए हम आपको 85% तक सब्सिडी देंगे। माइक्रो इरिगेशन पर आओ, कनेक्शन तुरंत पा लो। वरना तो क्या होगा कि पानी बहुत गहरा चला गया, हर साल 1 मीटर पानी गहरा हो जाता है। पिछले 2011 से 2022 तक 10 मीटर से ज्यादा पानी डाउन हो गया। अब अगर यही गति चलती रही तो हम तो अगली पीढ़ी को पानी दे ही नहीं पाएंगे। जमीन तो दे जाएंगे, पानी नहीं दे पाएंगे। तो मेरा पानी मेरी विरासत, इस योजना के अंतर्गत हमने कहा कि धान की बिजाई कम करो और जो धान 1 एकड़ नहीं बोएगा उसको हम 7,000 रुपया इंसेंटिव देंगे। ये हम दे रहे हैं। इस बार हमने गन्ने पर लागू कर दिया कि गन्ना भी जो माइक्रो इरिगेशन से बिजाई करेगा उसकी प्राथमिकता पर उसकी जो गन्ने की सप्लाई हो मिलों में कराएंगे। पानी का प्रबंधन ये बड़ा विषय हरियाणा के लिए। बिजली हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन माइक्रो इरिगेशन के बाद उसको बिजली दे देंगे, उसकी बिक्री जो है हर जगह करेंगे। हाँ, उसका जो कई बार क्षति जो होती है किसान की ओले के कारण से या पाला पड़ने के कारण से या और कारण से, उसमें बहुत किसान को तकलीफ होती थी, वो हमने दूर कर दी। अब एक पोर्टल बना दिया कि किसान की नुकसान होते ही 72 घंटे के अंदर अंदर वो उसमें दर्ज कर दे और पैरेलली वहाँ का कानून को, वहाँ का पटवारी, वहाँ का तहसीलदार वो सब चेक करेंगे और किसी को पता नहीं होगा किसने क्या रिजल्ट निकाला है। बाद में इन सब में से डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम कुछ 20%, 15% वो उसको एट रैंडम चेक करेंगे। फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसान कितनी फसल बेच के आता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको मिलान करेंगे, फिर बताएंगे कि आपका ये नुकसान हो, ये पकड़ो। तो इससे जुड़ा हुआ सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, उसके लिए कोई बड़ा काम किया है इस नए बजट में? कोऑपरेटिव सेक्टर में के माध्यम से हम लोगों ने एक तो जितना भी सेक्टर है उसमें एक्सपोर्ट क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनाया है। ओके। अभी अमित शाह जी गए थे, उसका उद्घाटन करके आए और पिछले साल में हमने कोई 1000 करोड़ के लगभग बासमती जो है एक्सपोर्ट किया है। अब ये पहली बार कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ मशीनरी बहुत जाती है, हमारे यहाँ से लेबर बहुत जाती है, सर्विसेज बहुत एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन धान के क्षेत्र में या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डायरेक्ट उसकी एक्सपोर्ट करने का एक सिस्टम शुरू किया। हम अपने एक्सपोर्ट को पूरे हरियाणा के प्रोडक्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। उसमें कोऑपरेटिव एक विषय है। ऐसी कोऑपरेटिव हमने एक जो लोग बेरोजगार हैं वो लोन लेकर के और पशुपालन का काम करें, इसके लिए कोऑपरेटिव डायरीज, साझा डेयरी इसका नाम रखा है। साझा डेयरी के माध्यम से उसको शेड दिए जाएंगे और उस शेड में जैसे हॉस्टल टाइप होता है, ऐसे पशुओं का हॉस्टल बना देंगे ताकि वहां अपने पशु को रख सके। घर में जगह नहीं होती सबके बांधने के लिए। उसकी इनकम कैसे बढ़े, इनकम बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत हमने इस बार बैंकों से कहा कि 2000 करोड़ रुपया केवल बेरोजगार युवकों के लिए आप लोग रिजर्व रखो, हम दिलाएंगे। अगर किसी का बैकग्राउंड ठीक नहीं, मानो उसका सिविल स्कोर ठीक नहीं है, तो सिविल स्कोर की ठीक ना होने के बाद गारंटी सरकार देगी, आप उसको लोन जरूर दे। तो सड़कें बहुत बना रहे हैं, मैंने सुना 5000 किलोमीटर सड़कों का देखिए बरसात के बाद हमारे यहाँ ये सड़कें जो टूटी हैं और पिछले कोविड के समय भी लगातार काम नहीं हो पाया, तो ये 2-3 साल का जो बैकलॉग है, हमने योजना बनाई कि इस बार नई सड़कों के बजाय रिपेयर करेंगे सब सड़कों को पहले, सबसे पहले रिपेयर। तो लगभग 2200 करोड़ रुपया हम सड़कों की रिपेयर पर लगा रहे हैं और 5000 किलोमीटर जैसा आपने बताया इसके टेंडर होने शुरू हो गए हैं और ये अगले 15 दिन में सब टेंडर हो जाएंगे और मार्च 15 के बाद सबके रिपेयर का काम अगले आने वाले महीने 1.5-2 महीने में। ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक बताई जिसने बताया कि सड़कें टूटी हैं, लेकिन हम 3 महीने उसका कोविड का प्रभाव था और उसकी तैयारी करके अब हमने इस काम को करना शुरू कर दिया। हेल्थ में सुना आप 11 मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं एक साथ, 10,000 करोड़, कैसे होता है? हमने 2015 में घोषणा की थी कि हमारा कोई जिला ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं होगा और 1 साल पहले हर एक जिले में कहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा इसकी योजना बना दी थी। इवन हमारे छोटे छोटे जिले, चाहे वो चरखी दादरी है, फतेहाबाद है, पंचकुला है,
मेवात में तो पहले से ही है, फरीदाबाद में हो गया है, तो कुछ 6-7 जिले तो मेडिकल कॉलेज तो चल रहे हैं सर, और बाकी 11 जिलों में अब नए जो बन रहे हैं उसमें कुछ की बिल्डिंग निर्माण हो गए, 1-2 तो इसी साल शुरू हो जाएंगे, बाकी अगले सालों में शुरू होंगे, लेकिन 10,000 करोड़ रुपया इस पर अब लगाएंगे। बड़ी बात। और मेडिकल कॉलेजेस चलाने के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो 5 साल हमारे यहाँ सर्विस करें, ये भी हमने एक बंधन लगाया। बंधन यानी हमने पॉलिसी बनाई, उनसे बॉन्ड भरवाया कि आप 5 साल नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल से पहले अगर आप जाएंगे तो आपको फीस का हिस्सा, जितना देर काम करेंगे वो छूट जाएगा, जितना जल्दी जाएंगे 5 साल से पहले उतना शेयर आपको फीस का जमा करा के और आपको जाना। मेवात का कुछ करो ना, रेल लिंक नहीं है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी नहीं है। देखिए आपकी बात सही है, अब एक हाईवे बन गया बड़ा अच्छा पास से। मेवात जो है वो अभी तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में उसको शामिल किया गया। प्रधानमंत्री जी ने 110 डिस्ट्रिक्ट देश भर में छांटे, अच्छा उसमें है, मेवात उसमें एक है, लेकिन वहाँ काम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। एजुकेशन के नाते सारी इंस्टीट्यूशन चल पड़ी हैं। दुविधा ये है कि वहाँ हमारा हरियाणा का जो एम्प्लॉई है बाहर से जाता नहीं है, वहाँ अध्यापक मिलते नहीं थे, लेकिन अब अध्यापक वहाँ के लोकल भी बनने शुरू हो गए हैं, वहाँ जेबीटी के कॉलेज भी खुल गए हैं, वहाँ बाकी संस्थाएं भी अपना काम कर रही हैं, और इसमें मेडिकल कॉलेज पहले से वहाँ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है। अभी सड़क निकल गई जो बनी है मुंबई जयपुर वाली, तो वो उसके अंदर से हो गई है। अब उसके अंदर से जाने के बाद आसपास के गांव में लोगों ने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी हैं, इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई है, रोजगार वहाँ मिलेगा। तो मुझे लगता है, और इस बार के तो जो रिजल्ट्स आए हैं सारे देश भर के उन 110 जिलों के, अब उसमें प्रगति में मेवात इज द फर्स्ट नाम। अच्छा, वाह, नंबर 1 पर आ गया, मुबारक हो आपके। इसीलिए तो, इसलिए मेवात के प्रोग्रेस में हम पूरा ध्यान रखे हुए हैं। और ये गायों का बड़ा अच्छा किया आपने, गौशाला का हमारा 10 पिछले गुना साल बजट जो था 40 करोड़ था, इस बार हमने 400 इलेक्शन की पॉइंट है कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए पहली बात मुझे स्वीकार करने में हर्ज नहीं है कि हमारा बजट पहले बहुत कम था। जब हमने आसपास के प्रदेशों को देखा तो उनके बजट तुलना में ज्यादा थे। हमने उससे भी थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश की है, हाँ उससे भी ज्यादा करने की कोशिश की है, और उसका बड़ा कारण है कि जो बेसहारा पशु है ये जब सड़कों पर घूमता है तो एक आस्था भी जुड़ी हुई है, खास करके गाय के साथ तो, लेकिन ये बेसहारा पशुओं में नंदी भी हैं, और कुछ जो दूध नहीं देती हैं ऐसी गाय को भी लोग छोड़ देते हैं, उससे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। एक्सीडेंट के कारण से भी हमारा बड़ा नुकसान होता है। तो हमने कहा भी सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं गौशालाओं को देंगे जो बेसहारा पशुओं को रखेंगे, नंदियों को रखेंगे, उनको पैसा ज्यादा देंगे, और उसके लिए बजट बढ़ाना बहुत आवश्यक था, इसलिए हमने इसको बढ़ाया। तो जो नया बजट आप लाए हैं, साइज तो आपने बढ़ाई है, सबसे बड़ी बात है आपने नया टैक्स नहीं लगाया। हमारा टैक्स का जो कलेक्शन है उसकी गति अच्छी है। अच्छा, ये भी आपको जानकारी बताता हूँ कि जीएसटी टैक्स कलेक्शन देश के प्रांतों को 2 हिस्सों में बांटा गया, छोटे प्रांत और बड़े प्रांत। छोटे प्रांतों में सिक्किम नंबर 1 पर है, बड़े प्रांतों में हरियाणा नंबर 1 पर। वाह, हरियाणा पर कैपिटा टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट इन द कंट्री। टैक्स की चोरी कम है शायद आपके यहाँ, कुछ करप्शन कम चोरी है। करने वाले करते हैं, हम पकड़ते भी हैं। अभी एक बड़े अफसर को IRS अफसर, हाँ वो देखा मैंने, उसको पकड़ा हमने, 200 करोड़ की बोले संपत्तियां हो जाती। उसने शेल कंपनीज बनाई हुई थी। हाँ, केस चल रहेगा उसके ऊपर आगे। वो ACB ने पकड़ा, फिर उसने आगे किया। हम तो कोई बात हमको जानकारी मिल जाए तो छोड़ते नहीं, चाहे वो क्राइम हो चाहे वो करप्शन हो। तो क्राइम में क्या लग रहा है आपको? क्राइम फ्री स्टेट जैसे यूपी का काफी इम्प्रूवमेंट है क्राइम। हमारा एकदम इस वक्त पूरा ध्यान है कि क्राइम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तरह तरह के क्राइम लोग करते हैं, गैंगस्टर्स हैं, गैंगस्टर, और ये जो हॉक्स कॉल करके और जो फिरौती मांगने वाले, डिस्टॉर्शन करने वाले लोग हैं, अब इनको छोड़ते नहीं, सब पकड़े हिसाब से। इवन हमने तो बहुत लोगों का जो इलीगल उन्होंने प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, ये उन प्रॉपर्टीज को भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है कि आप पैसा ला करके बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, बाद में उसको किराए पर चढ़ाते हैं, नहीं तो इलीगल एक्टिविटीज होती है उसमें। बिल्डर माफिया की तो 300-350 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया हमने। अच्छा, ये रेरा की परमिशन के बिना ही लोग बिल्डिंगें बना देते हैं सब जगह, कहीं भी अपना खास करके जो कंट्रोल्ड एरिया होता है उससे बाहर जाकर के बना लेते हैं, गांव के किसी एरिया बना लेते हैं, अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं, अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं। तो अब वो क्योंकि इनकी जान वास्तव में उसी में है, उसी में। रावण की जान जैसे नाभि में थी ना, ऐसे इन गैंगस्टर्स की जान उन प्रॉपर्टीज में होती है, उन प्रॉपर्टीज में होती है। तो रेरा वगैरह का ठीक चल रहा है काम आपके यहाँ, गुड़गांव वगैरह में जैसे है। इस बजट में मैंने एक खास बात देखी कि आपने एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी ये बनाई इसके अंदर
कि आपकी शायद 289 3 करोड़ की है जनता, जैसे पुराना है जनसंख्या आपकी जो है, इसमें 189 आपके वोटर हैं, और आप ये स्कीम आपने जो करी है जिसमें आपने 3 लाख तक को अलाउ कर दिया 1500 रुपये दे के मेडिकल में आप करो अपना, तो 1.26 करोड़, तो इसमें 55% वोटर तो आपने उसी दिन जीत लिए जिस दिन आपने बजट डिक्लेयर किया। कारण क्या है कि देखिए हेल्थ जो है ना, ये एक ऐसी चीज है, ये हर किसी के कंसर्न का विषय। 1500 रुपये दो, आदमी स्वस्थ रहे बहुत अच्छा, बल्कि हम तो डबल स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। जो बीमार होते हैं उनका इलाज कराना ही तो हमारा एक स्ट्रेटजी है ही है, यानी हमारा काम है। लेकिन दूसरा काम है बीमार ना हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। उसमें आयुर्वेद की भी चीजें काम कर रहे हैं, उसमें पार्क में व्यायामशालाएं कर रहे हैं, उसमें योग को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें लोगों को खाने पीने का जो स्वभाव आते हैं वो ठीक रहे, इसके लिए डाइटिशियंस का हम प्रबंध कर रहे हैं, उसके लिए खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो व्यक्ति स्वस्थ रहे, बीमार न हो, ये उससे भी बड़ा फैक्टर है कि बीमार होने के बाद इलाज कराओ। पहले ही पैसा खर्च कर दो ना थोड़ा, कम से कम जितना पैसा बीमार होने में खर्च कर रहे हैं उतना इधर कर देंगे, तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा उसका काम तो लगातार करने का अभ्यास बनेगा। नेशनल कंट्रीब्यूशन तो ये है कि व्यक्ति काम करे, बीमार होकर के काम करने से भी गया, खर्चा भी उतना हो गया। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए वुमेन एम्पावरमेंट में हमारे यहाँ पहली बात तो उनकी भागीदारी, इसको हम जगह जगह बढ़ा रहे हैं। जैसे आपको पता लगा होगा कि हमने पंचायती राज में 50% उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। ये रिजर्वेशन नहीं है, भागीदारी सुनिश्चित करना, ये बहुत स्पष्ट है। पार्टिसिपेशन, हाँ, पार्टिसिपेशन 50%। इसी प्रकार एक चीज होती है रक्षा सुरक्षा। रक्षा सुरक्षा में हमने जो दुर्गा शक्ति का गठन किया, दुर्गा ऐप बनाई, ताकि उनको कहीं भी कोई तकलीफ कठिनाई होती है तो तुरंत उसकी जानकारी वो पुलिस को दे, और दुर्गा जो हमारी शक्ति है, फोर्स है, जो हमने गाड़ियां अलग से लगाई हैं, वो तुरंत वहां पहुंचे। तीसरा, हमने पुलिस में भी इनका पार्टिसिपेशन, इसको बढ़ाया। जो 2014 में 6% था उसको हम 10% तो कर गए हैं। हमारा टारगेट है कि हम इस अगली टर्म में 15% तक कर जाएं। अगर 15% महिलाएं पुलिस की भागीदारी में आती हैं तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। एक नौजवान कहते हुए सुना, उसको कहीं उसने गलती की और उसको पकड़ने के लिए वहां महिलाएं पहुंच गई, महिला पुलिस पहुंच गई, तो सरेंडर कर दिया उसने कि जी हाँ मैंने दोष किया और मुझे जहां ले जाना ले जाओ। बाद में उससे पूछा कि बहुत जल्दी मान गए तुम, कि भाई कोई पुरुष होता तो फिर भी पिट लेता, कोई बात नहीं, मार लेता, तो मैं जीत होके सहन कर लेता, महिलाओं से पिटना तो मेरी बेइज्जती है। ये करके जो है फिर इसलिए मैंने बचने के लिए अपना कसूर ही मान लिया। तो दलित वोट बैंक के लिए क्या कुछ कर रहे हैं इस चुनाव को देखते हुए? किसको? दलित। देखिए पहली बात तो है कि हम ये दलित नॉन दलित, जैसे जाट नॉन जाट का विषय है, दलित नॉन दलित, ये हमारा विश्वास नहीं है। हम तो अब हर चीज को, कौन नीडी है, कौन गरीब है, हम उसके नाते सारी योजनाएं बनाते हैं। परिवार पहचान पत्र में मैंने कैटेगरी बना दी, 1,80,000 रुपया वार्षिक इनकम, और उसमें लगभग 55-60% यही वर्ग है। चाहे वो दलित समाज उनको कहो, चाहे उनको बैकवर्ड समाज के, कुछ बैकवर्ड में भी 2 ग्रुप हैं, ए और बी। उसमें ए जो है वो ज्यादा उसमें शामिल है। बी में तो कुछ जातियां ऐसी हैं जो थोड़ा सा संपन्न है, लेकिन ऐसी जो जातियां हैं जो संपन्न नहीं है, अपना व्यवसाय जिनका काम है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई काम नहीं है, बेरोजगार लोग ज्यादा हैं, ऐसे लोगों की संख्या इस 180 से नीचे है। वो फिर किसी भी जाति की हो, उसमें जो जिनको उच्च जातियां कहा जाता है उनके लोग भी हैं। तो इनको हर प्रकार का काम करना, इनके शिक्षा की चिंता करना, इनके स्वास्थ्य की चिंता करना, इनके रोजगार की चिंता करना, और कोई कैश मानो लाभ भी देना है, कुछ इंसेंटिव भी देना, तो इनको देना पहले। रोजगार के लिए हर 1 लाख से नीचे वाले जो आय के हिसाब से उनके नीचे वाले परिवार को एक एक व्यक्ति को बुला करके, और हम कैंप लगाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और उसमें 36,000 लोगों को बैंक से लोन दिलवाया। अभी मेरा टारगेट है उसके अंदर 2 लाख परिवार हम शामिल करेंगे, ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हों, बजाय उनको आदत लगी रहे कि हाँ इधर से मुफ्त मिल जाए, उधर से मुफ्त मिल जाए। देश के नौजवान का, यानी प्रदेश के नौजवान का या नागरिक का स्वाभिमान कैसे खड़ा हो? हम करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन, इन 5 पर काम करते हैं, और काम करने के लिए हथियार अपनाते हैं सुशासन का।
इतना अच्छा काम होता है, इतना क्रेडिट आता है, यश आता है, तो ये कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं। राम रहीम पैरोल क्या है? देखिए, इस विषय में पहली बात तो यह है कि हमने कभी कोई संकोच नहीं किया। जो कोर्ट का निर्देश है उस नाते से वो जेल में चले गए। इसके बाद पैरोल हर कैदी का एक वहाँ के जेल मैनुअल के हिसाब से उसका अधिकार है। कोर्ट का फैसला, ठीक है। नहीं, जेल मैनुअल भी बना हुआ है। हाँ, कोर्ट का फैसला तो है उनको सजा देना या जेल में डालना। वो फ्रीक्वेंट हुआ ना, बार बार उससे? नहीं, कभी भी नहीं। साल में हर ऐसे कैदी का जिसका बिहेवियर शुरू का ठीक हो, तो मुझे लगता है कि उनको शायद जेल हुए भी 7-8 साल हो गए। तो जब 7-8 साल का जो व्यवहार होता है वो जेल मैनुअल के हिसाब से उसको मार्क करते हैं। और अगर व्यवहार किसी का जेल के अंदर ठीक है तो उसको साल में निश्चित दिनों के लिए पैरोल, वो पैरोल एक बार ले ले, कोई 2 बार ले ले, उसका अधिकार होता है। वो अप्लाई करता है, जेल प्रशासन उसके पैरामीटर देखते हैं, कहते हैं ठीक है भाई जाओ। तो अपन को पॉलिटिकल यूज नहीं ले रहे, उनका कोई चांस, कोई मतलब ही नहीं है। हमारा क्या करना हमने? भाई जनता को हम अगर लाभ पहुंचाएंगे, जनता हमारे काम से संतुष्ट होगी, तो फिर कोई चाहे डेरा हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई ग्रुप हो, जनता को तो ये देखना सरकार कैसी चल रही है। सरकार हमको हमारे हिसाब से हमारा हित होता है कि नहीं होता चलाना उससे। अगर वो हित होता तो फिर कोई मायने नहीं रह जाता। जैसे मैंने जातिवादी कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में कहा कि हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे इन चीजों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। लोग जरूर जोड़ देते हैं कि देखो जी अब वो चुनाव आने वाला था, उनको पैरोल मिल गई, वो चुनाव। भाई साल में चुनाव कितनी बार आते हैं? तो जब भी पैरोल किसी को मिलेगी तो चुनाव तो उसमें कोई ना कोई होगा ही। कोई होगा ही। यहाँ नहीं होगा तो पड़ोस के प्रदेश में होगा। यार राइट। तो इसमें से कैसे निकल पाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा जरूर है कि देश के चुनाव सारे 5 साल में एक ही दिन हो जाए। अच्छा हो जाए, वो हो जाएगा तो शायद ये बात सब छोड़ देंगे। लेकिन अभी क्या करें? अभी पंचायतों के चुनाव थे, फिर नगर निगम के चुनाव आ जाएंगे, फिर विधानसभा लोकसभा के आ जाएंगे, फिर विधानसभा के आ जाएंगे। अगले 2 सालों में देखो कितने चुनाव आएंगे। एक हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कुछ रहता है, लोग जमीनें खरीद लेते हैं, दुष्यंत चौटाला का नाम आता कोई है। विषय नहीं है, बहस चली काफी विधानसभा में। हमने कहा कि भाई आपस में बताओ कि किसने खरीदी, क्या किया। अब कोई पब्लिक में कोई खरीदे ना खरीदे, उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बंधन नहीं है। लेकिन उसमें किसी सरकार के किसी आदमी की भूमिका ऐसी कुछ नहीं है। और ये प्रोजेक्ट जो बनने होते हैं, तो बनने से पहले जब इसकी घोषणाएं होती हैं तो लोगों को तो पता लगता ही है। पटवारी बताता वो तो पहले। अभी आप देखिए तेलंगाना की राजधानी अटक गई होती। पहले वो अमरावती घोषणा की थी, लोगों ने जमीनें खरीद ली। अब उन्होंने कहा कि अमरावती नहीं, दूसरी बनेगी, बर्बाद हो जाएंगे। अब वो बर्बाद हो जाएंगे। तो अभी क्या करेंगे? तो लोग तो जो बाकी काम करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, कोई सरकार से पूछ के थोड़ी करते हैं। इसलिए एयरपोर्ट तो बनना है और एयरपोर्ट बड़ा बनना है। तो जो बड़ा एयरपोर्ट बनना है तो लोग अगर वहां जमीनें खरीदेंगे आसपास, तो ये बेचने वाले देखना है कि मैं अब बेचूं कि ना बेचूं। तो कब बन रहा है एयरपोर्ट, क्या है उसका? अभी उस पर काम चल रहा है उस तरह का। एक मैंने पढ़ा था हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया कि ड्रेस कोड होना चाहिए हॉस्पिटल्स में, क्या है? अभी डिपार्टमेंट तो छोटे मोटे विषय होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। आखिर जिन संस्थाओं के ड्रेस कोड होते हैं कोई लाभ होता तभी तो होते हैं। डिसिप्लिन है वो तो। डिसिप्लिन होता है और जितना डिसिप्लिन लागू हो जाए अच्छी बात है, कोई खास बात नहीं है। हो सकता है कल को कोई आदमी ऐसा आ जाए, कोई पत्रकारों का सबका ड्रेस कोड कर दो तो आपको मानना पड़ेगा। कोई ये कहते पॉलिटिकल आदमी का ड्रेस कोड कर दो तो हमको मानना पड़ेगा। और बस एक जिज्ञासा रहती है मन में, ऐसा शादी का तो जन्म पत्री में यकीन है आपको? शादी नहीं की आपने? हिंदू फिलोसफी में पुनर्जन्म में विश्वास है हमारा। और जन्म पत्री जन्म पत्री इसमें होता है। नहीं, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? नहीं बताएगा। जन्म पत्री मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। 45 साल पहले जब मैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बना, तो मेरी माँ ने, पंजाबी परिवारों में होता है भी, शादियाँ होती हैं तो बेटा माँ के साथ जाता है। तो बठिंडा में शादी हुई तो मैं माँ के साथ गया। मैं जो है एक रिवाज था, आगे तो बच्चे जाते नहीं है, चला गया। वहाँ एक लेडी ज्योतिष थी, घूमती फिर रही थी। तो माँ ने भी हाथ दिखाया कि मेरे बेटे की शादी कब होगी। भाई माँ का तो ये ना, तो उसने पलटा वल्टा कहा, सॉरी बहन जी, इसके हाथ में शादी की लाइन नहीं है। ठीक है सर। मेरी माँ ने हाथ छोड़ा के, पागल है ये, चलो मेरे लड़के के लिए क्या कमी है लड़कियों की, मेरा लड़का डिप्टी कलेक्टर लगा हुआ है। माँ का सम्मान है, पर औरत सही निकली कि जन्म पत्री में लाइन नहीं थी। मैंने ऐसे कहा कि जन्म पत्री की लाइन की बात है ना। एनीहाउ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे।